नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि टेट एग्ज़ाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में पॉसिबल है कि हो सकता है शिक्षकों की, तो उसकी तैयारी के लिए बहुत सारी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हम एक पूरी क्वेश्चन बुकलेट लेकर के आएंगे और लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और डेफिनेटली कुछ आप इसमें कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी चालू करेंगे। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि समस्त शिक्षकों तक की ये जानकारी, ये वीडियो देख सकें और वो टीईटी की तैयारी कर सकें। चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक प्रकार से कहें कि सिलेबस क्या रहेगा, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जो है, और इसके 30 अंक रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक आएंगे। हिंदी में भी 30 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अंग्रेजी जो है उसमें 30 अंक रहेंगे, और यदि आप अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं लेना चाहते हैं, लैंग्वेज 2 हम जैसे कहें, तो आप संस्कृत ले सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद गणित रहेंगे, उसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे, और पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी 30 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न रहेंगे और 150 ही अंकों का ये जो है आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले हम आज हिंदी से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में पूछा है। वो छात्रा केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या समाज केंद्रित होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि पाठ्यक्रम हमेशा आप सभी प्रश्नों पर या सभी विकल्पों पर हम विचार करेंगे कि समाज केंद्रित ये नहीं हो सकता, शिक्षक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विद्यालय केंद्रित बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो बहुत से प्रश्न तो बहुत सरल होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम पर हम टिक आउट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। यानी कि 4 कौशल होते हैं, एक होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो ये 4 कौशल के बारे में जो है हमने पढ़ा है, और इसमें आया है सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं। नेगेटिव प्रश्न है कि क्या चीज़ सही हो सकती है, क्या उचित नहीं है। तो सबसे पहला है सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। ठीक है, और बिल्कुल सही बात है कि सुनना कौशल जो है अन्य कौशलों के विकास में, यदि बच्चा सुनेगा नहीं तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। दूसरा जो है, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है। तो भाषा को यदि हमें पहचानना है, भाषा के नियमों को पहचानना है, तो हमें सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, और चौथा, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो मौखिक कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा सुनना कौशल, और सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये बात यहाँ पर गलत है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न था उचित नहीं है, नेगेटिव प्रश्न था। इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है जो ऑप्शन सी है उस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला हम प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न जो है वो है लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना सामाजिक। पहले प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न जो है, निम्न में से शिक्षण प्रतिमान का या के तत्व खालिस्तान है। जो शिक्षण प्रतिमान है, जो हम टीचिंग करते हैं, उसका जो तत्व है और उसमें से कौन सा तत्व है। तो सबसे पहला यहाँ पर है लक्ष्य एवं उद्देश्य। ठीक है, यानी हमारा जो हम जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें हम अपना लक्ष्य और उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जब कभी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो आप देखें कि ज़्यादा लंबा उत्तर कौन सा है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि वही जो उत्तर होते हैं वो सही होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान के या का तत्व है लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना एवं सामाजिक प्रणाली का मूल्यांकन। दूसरा जो है केवल उद्देश्य एवं संरचना, और जो तीसरा है वो है केवल सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, और चौथा है केवल लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें हमारी समाहित हो गई हैं। काय में? फर्स्ट वाले ऑप्शन में, लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना और सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे, और हमारा जो ऑप्शन है ये सही है। तो ध्यान रखना है कि शिक्षण प्रतिमान का जो तत्व है वो लक्ष्य उद्देश्य है, उद्देश्य एवं संरचना एवं सामाजिक प्रणाली का मूल्यांकन है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रतिदिन हम 10-10 प्रश्नों को देखेंगे, 10-10 प्रश्न हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, और देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जो एक शिक्षण विधि है उसमें देखो और लिखो,
तो शिक्षण विधि हम प्रयुक्त करते हैं एक तो निबंध रचना में, दूसरा मौखिक रचना में, तीसरा शुद्ध अभिव्यक्ति में, चौथा दिए गए सभी विकल्पों में। अधिकांशतः कई बार ये भी होता है कि जहाँ सभी दिए गए विकल्प, कई बार ऑप्शन सही होता है, लेकिन हमें प्रश्न को दोबारा पढ़ लेना चाहिए और देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आती है निबंध रचना में। ठीक है, निबंध रचना में है देखो और लिखो। तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा FLN चल रहा है, FLN में बच्चों के लिए एक चित्र दे दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि इस चित्र को देख करके कुछ वाक्य लिखिए। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, चित्र को देखता है और कुछ वाक्यों को लिखता है। तो यहाँ पर ये जो विधि है देखो और लिखो, तो इसका निबंध रचना में हम उपयोग कर सकते हैं। मौखिक रचना में बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं होगा, शुद्ध अभिव्यक्ति में भी नहीं होगा। तो दिए गए सभी विकल्प भी जो है ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो यहाँ पर इतने विकल्पों में निबंध रचना ही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, हमारे को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, हमारे ज्ञान के पुनः पहचान, स्मरण, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है। तो उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, यानी कि हमें रिकॉग्निशन हो जाता है, हम उसे फिर से याद कर लेते हैं। दूसरा बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है। तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या किसी पक्ष से नहीं। तो उद्देश्य जिसका संबंध हमारे ज्ञान, तो ज्ञान के पुनः स्मरण के लिए हमारा जो है ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो ज़्यादा जरूरी होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। भावात्मक पक्ष नहीं हो सकता या क्रियात्मक पक्ष नहीं हो सकता। जब बात ज्ञान की हो रही तो ज्ञानात्मक पक्ष यहाँ पर सही होगा। तो एक बार प्रश्न को ध्यान से दिमाग में रख लीजिए कि उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, क्योंकि अब हम जो है अपने ज्ञान का पुनः स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ भूल चुके थे, लेकिन इस टेट के कारण हमें अपने जो ज्ञान है उसका हमें पुनः स्मरण करना है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है और कौशल विकास को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए हमारा ज्ञानात्मक पक्ष जो है वह मजबूत होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। प्रश्न को 2 बार पढ़ें आप हमेशा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि किस स्तर की बात हो रही, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना या साहित्यिक विधाओं से, ठीक है, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, व्याकरणिक नियम सिखाना, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना, और प्रसिद्ध गद्य निर्माताओं से परिचित कराना। तो उच्च प्राथमिक मान के चलिए कि प्राथमिक जिसे हम 1 से 5 मानते हैं, उच्च प्राथमिक मान के चलिए 6 से 8। तो उच्च प्राथमिक जो है स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो साहित्यिक विधाओं से भी परिचित कराना है और व्याकरणिक नियमों से। तो यहाँ जैसे कि हमने आपको एक हिंट दिया था कि जब कभी आंसर यदि कुछ लंबा हो रहा है तो हमें उसे ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आंसर सी इसका सही होगा कि उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर हमें बच्चों को साहित्यिक विधाओं से और व्याकरणिक नियमों से परिचित कराना है। बाकी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उसमें जनरली हम बच्चों को पढ़ाना ही सिखा पाते हैं। चलिए प्रश्न अगला देखेंगे। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, निम्न में से व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या होता है। जब हम व्याख्यान विधि करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को, या एक प्रकार से भाषण कहें, हम किसी चीज़ की व्याख्या कहें, तो निम्न में से व्याख्या विधि के केंद्र बिंदु क्या होते हैं। छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, अध्यापक होता है या श्यामपट्ट होता है। तो जो व्याख्यान देगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, तो वो उसका केंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पर यदि व्याख्यान कर रहा है कोई व्यक्ति, खड़े होकर भाषण दे रहा है, तो वो प्रमुख होता है। तो यहाँ यदि टीचर यदि पढ़ा रहा है तो यहाँ पर व्याख्यान विधि में अध्यापक जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है। बाकी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है प्राथमिक की वो छात्र केंद्रित होती है, वहाँ छात्रों को केंद्र में रख करके पढ़ाया जाता है। लेकिन व्याख्यान विधि हम कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि में जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो वहाँ मेन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। नंबर 1 है शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, नंबर 2 है छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, नंबर 3 है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, और डी है शिक्षण कार्यों में सुधार, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने एवं पाठ्यक्रम में सुधार। देखिए बहुत सी ऑप्शंस इसी डी में आ गए हैं। जो कि हिंट दिया था कि सारे, यदि जो लंबा आंसर है उसको अच्छे से डबल से चेक कर लीजिए,
ठीक है। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन, तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए आवश्यक क्या है? एक तो शिक्षण कार्यों में सुधार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं, केवल मूल्यांकन से ही पता चल सकती हैं। तो मूल्यांकन के लिए आवश्यक जो है शिक्षण कार्यों में सुधार, छात्रों की उपलब्धि का स्तर और पाठ्यक्रम में सुधार। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि जब भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, ठीक है। प्रश्न को फिर से दोबारा देखिएगा कि जब भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं अपभाषा, मातृभाषा, बोली या प्रादेशिक भाषा। थोड़ा सा यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा के अंतर्गत कई अलग अलग, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में हैं और वहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जब हिंदी भाषा बोली जाती है तो उसी हिंदी भाषा को कई प्रकार की बोलियों में बोला जाता है, ठीक है। एक कहावत है कि पानी और वाणी जो है वो कोस कोस पे बदल जाती है। तो वाणी का मतलब यहाँ पर बोली से रहता है कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे तो वहाँ की कुछ ना कुछ बोली में अंतर होता है। तो जब भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं, लेकिन एक ही भाषा है और उस भाषा के अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं, तो उसे हम जनरली बोली कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम उसे प्रादेशिक भाषा भी कहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भाषा के अलग अलग रूप, एक ही भाषा के अलग अलग रूप विकसित हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम उसे बोली कहेंगे। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अंतिम लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद फिर से हम 10 प्रश्न लेके आएंगे। तो प्रतिदिन हम आपको यहाँ पर अभ्यास करवाएंगे, बार बार आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों को और तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न जो है अगला वो है 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, वह किस और संकेत करता है? वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है, तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसका शब्द भंडार बहुत कम है। तो क्या है, अभी बालिका कितने वर्ष की, सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट करें, नोटिस करें कि 6 वर्षीय, यानी कि अभी बच्चा जो है वो 6 वर्षीय यानी कक्षा 1 में आने लायक है। अब बातचीत करते समय कभी कभी क्या करती है, वो अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, ठीक है। मातृभाषा से तात्पर्य ये होता है कि बच्चा की जो माँ है वो हो सकता है कि रह आपके प्रदेश में रही हो लेकिन किसी बाहरी प्रदेश से आ गई हो, ठीक है, या दूसरे अन्य ज़िले से आई हो, तो उसकी जो बोली होगी वो थोड़ी सी डिफरेंस होगी। तो वो बार बार अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। तो वह किस ओर संकेत करती है? क्या वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है, तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसका शब्द भंडार बहुत कम है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल जानकारी नहीं ये भी गलत हो जाएगा। अब 2 बचते हैं, उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है या वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। तो देखो ये यदि उसे केवल अपनी भाषा पसंद है, इसे हम कहीं से गलत भी नहीं कह सकते। भाई उसे अपनी भाषा पसंद है इसलिए वो अपनी भाषा का, मातृभाषा का उपयोग कर लेती है। लेकिन शिक्षाविदों का मानना है, या जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और बच्चे की आयु 6 वर्ष है, तो हमें सही ऑप्शन जो है वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, इस पर टिक करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, और उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा शब्द का क्या अर्थ है? ए, केवल जन्मजात शारीरिक प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस। बी, बच्चों द्वारा दुनिया को देखने का केवल एक काल्पनिक दृष्टिकोण। सी, मानसिक संरचनाओं या विचारों का एक संगठित पैटर्न जिसे व्यक्ति दुनिया को समझने के लिए उपयोग करता है। या डी, स्मृति और भूलने की प्रक्रिया के बीच का वैज्ञानिक अंतर। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, और भी बहुत सारे प्रश्न आपको सभी विषयों के हम यहाँ पर लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में आप अपना जो भी विचार है उसे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।